हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हम में। मैं आशीष। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं का लेसन 4, जो एक कविता है जिसका नाम है चिल्ड्रन। इस कविता को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। H.W. लॉन्गफेलो ने। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 किसी लेसन की 4 से 5 लाइनें देगा और उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए लेसन को अच्छे से समझना, उसकी वर्ड मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कविताएं भाव से लिखी जाती हैं, इसलिए भाव से अगर आप इसको समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये पाठ याद हो जाएगा। यह वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से मैंने इस पाठ को आपको समझाया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेसन 4 चिल्ड्रन। तो पहली लाइन में कवि कहते हैं कि कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, मेरे पास आओ ओ ए चिल्ड्रन। यहां पे एक शब्द आया है ए का मतलब हुआ यू। कई जगह पर यह शब्द प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। ए का मतलब यू यानी तुम होता है। तो देखिए, कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, मेरे पास आओ अरे ओ बच्चों। फॉर आई हियर एट योर प्ले, जब मैं तुम्हें सुनता हूं। एट योर प्ले, तुम्हें खेलते समय। तो जब मैं तुम्हें खेलते हुए सुनता हूं। एंड द क्वेश्चंस, और जो प्रश्न, दैट, जो कि परप्लेक्स्ड मतलब होता है क्या? परेशान करना, चिंतित करना। मी, मुझे। तो जो प्रश्न मुझे परेशान करते हैं, चिंतित करते हैं, हैरान करते हैं, चिंता में डाल देते हैं, हैव वैनिश क्वाइट अवे। हैव वैनिश क्वाइट अवे। वैनिश मतलब होता है अचानक ही गायब हो जाना। क्वाइट अवे मतलब होता है क्या? दूर चले जाना। तो कवि कहता है कि ऐ बच्चों मेरे पास आओ, अरे बच्चों मेरे पास आओ। मैं तुम्हें जब खेलते हुए सुनता हूं, देखता हूं, तो जो प्रश्न मुझे परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, चिंतित करते हैं, हैव वैनिश क्वाइट अवे, वे सभी अचानक ही क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, इस चिल्ड्रन पोयम का दूसरा स्टेंजा समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े मन से इसको आप समझिएगा कि ए ओपन द ईस्टर्न विंडोज। ए मतलब तुम, ओपन मतलब खोलना, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, विंडोज मतलब खिड़कियां। तुम उन पूर्व की खिड़कियों को खोलते हो, दैट लुक्स टुवार्ड्स द सन, जहां से सूर्य दिखाई देता है। सूर्य की ओर जो खुलती हैं, उन पूर्वी खिड़कियों को तुम खोलते हो। अर्थात कि कवि H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि ऐ बच्चों, तुम उस सुहानी सुबह की पूर्वी खिड़कियों को खोलते हो। कवि H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि तुम बच्चों सूर्य की ओर, सूर्य की दिशा में जो पूर्वी खिड़कियां हैं उन्हें खोलते हो। Where thoughts are singing swallows, where मतलब जहां, थॉट्स मतलब विचार, आर मतलब हैं, सिंगिंग मतलब गाने वाले, गा रहे। स्वेलोज एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, छोटा सा, जो कोयल की तरह ही मधुर गाता है। तो कवि H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहां विचार स्वेलो पक्षी की तरह मधुर तान में गाते हैं, गुनगुनाते हैं। वेयर मतलब जहां,
थॉट्स मतलब विचार, आर मतलब है, सिंगिंग मतलब गा रहे हैं, स्वैलोज मतलब हुआ पक्षी, स्वैलोज पक्षी। तो जहां विचार स्वैलो पक्षी की तरह मधुर तान में गुनगुनाते हैं। बच्चों, तुम पूर्व दिशा की उन खिड़कियों को खोलते हो जो सूर्य की ओर खुलती हैं, नई सवेरे की ओर खुलती हैं, सुहानी सुबह की ओर खुलती हैं, जहां स्वैलो जैसे मधुर पक्षी अपनी मीठी आवाज में विचारों को गाते हैं। एंड द ब्रुक्स, ब्रुक्स का मतलब होता है ब्रुक्स, ब्रुक्स का मतलब होता है छोटी नदियां, या इससे आप कह सकते हैं झरने। मॉर्निंग रन यानी सुबह बहती। तो जहां विचार स्वैलो पक्षी की तरह गाते हैं, एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और छोटी नदियां सुबह कल कल करके बहती हैं, सुबह की छोटी नदियां कल कल करके बहती हैं। तो इस प्रकार से आपने दूसरा स्टेंजा समझा। आइए तीसरा स्टेंजा समझते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से यह स्टेंजा, तो इसको अब बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सरल है और इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनेगा, इसलिए आपको ये स्टेंजा अच्छे से समझना है। चलिए इसको देखते हैं कि इन योर हर्ट्स, यहां पर कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से कर रहा है। तो देखिए इसको समझते हैं। इन योर हर्ट्स, तुम्हारे हृदय में। इन योर हर्ट्स, हर्ट्स मतलब क्या होता है? हृदय। तो इन योर हर्ट्स, तुम्हारे हृदय में, द वर्ड्स एंड द सनशाइन। वर्ड यानी क्या होता है? चिड़िया, और सनशाइन यानी क्या होता है? सूर्य की चमक, सवेरा, खिली धूप। तो इन योर हर्ट्स, तुम्हारे हृदय में, कवि कहता है, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो कवि कहते हैं कि अय बच्चों, तुम्हारे हृदय में क्या है? चिड़िया है, पक्षी हैं। तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं, और क्या है? सूर्य की चमक है, सुनहरी सुबह है। तो अय बच्चों, तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं और सूर्य की चमक है। इन योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों में, थॉट्स मतलब क्या होता है? विचार। तो तुम्हारे विचारों में, द ब्रुकलेट्स फ्लो, ब्रुकलेट्स फ्लो। ब्रुकलेट मतलब क्या होता है? आप समझिए, ये भी छोटी नदियां हैं, या इसको आप झरना समझ सकते हैं। तो तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं और सूर्य की चमक है, सुहानी सुबह है, खिली धूप वाली सुबह है। इन योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों में, द ब्रुकलेट्स फ्लो, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं। तुम्हारे विचारों में है बच्चों, झरने बहते हैं। तुम्हारे हृदय में पक्षी और सूर्य की चमक है। लेकिन मेरे हृदय में, आगे कवि कहते हैं, बट लेकिन, इन माइंड, अर्थात मेरे हृदय में, कवि कहते हैं कि लेकिन मेरे हृदय में, इज द विंड ऑफ ऑटम। विंड मतलब होता है हवा, और ऑटम मतलब होता है क्या? पतझड़ वाली हवा। जो बसंत के समय होता है, ये जो मार्च के करीब का जो मौसम होता है, तो उसे ऑटम बोलते हैं, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में जो हवाएं चलती हैं, वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाती, चुभती हैं, गर्म हवाएं होती। तो कवि कहता है कि बट इन माइंड, लेकिन मेरे हृदय में, द विंड ऑफ ऑटम है, पतझड़ की हवा है, एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और पहली बर्फबारी है। जिस प्रकार से पहला हिमपात होता है और वह हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो कवि कहता है कि बच्चों, तुम्हारे हृदय में तो पक्षी हैं, सूर्य की चमक है, तुम्हारे विचारों में तो झरने बहते हैं, लेकिन मेरे हृदय में तो पतझड़ की हवा है, और फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, स्नो मतलब बर्फ होता है, फॉल मतलब गिरना होता है, फर्स्ट यानी पहली। तो मेरे हृदय में पहली बर्फ की बर्फबारी है, हिमपात है, जो हमेशा नुकसान पहुंचाता है, और पतझड़ वाली हवा है जो हरियाली को खींच ले जाती है। तो
कवि ने यहाँ पर बच्चों की और अपनी स्वयं की तुलना की है कि ऐ बच्चों, तुम्हारे हृदय में तो पक्षी और सूर्य की चमक है, सुहानी सुबह है, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं, लेकिन मेरे हृदय में, बट इन माइंड, लेकिन मेरे हृदय में इज द विंड ऑफ ऑटम। विंड मतलब क्या होता है? हवा। ऑटम मतलब मैंने बता ही दिया, जो बसंत ऋतु में पतझड़ की हवा चलती है, जो चारों तरफ की हरियाली को समाप्त कर देती है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। तो कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं, सूर्य की चमक है, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं, लेकिन मेरे हृदय में विंड ऑफ ऑटम है, यानी पतझड़ की हवा है, और पहली बर्फबारी है जो शरीर को, मन को नुकसान पहुंचाती है। आइए बच्चों, चौथा स्टेंजा समझते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है चिल्ड्रन एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की। इसका हर एक स्टेंजा इतना प्यारा है। चलिए चौथा स्टेंजा समझते हैं कि कम टू मी, मेरे पास आओ, ओ ए चिल्ड्रन, अरे ओ बच्चों, मेरे पास आओ, अरे तुम बच्चों, एंड विस्पर इन माई ईयर। विस्पर यानी क्या होता है? विस्पर यानी होता है क्या? धीरे धीरे कहना, धीरे धीरे बोलना, चुपके से बोलना, फुसफुसाना विस्पर यानी होता है। तो कवि कहता है कि कम टू मी, मेरे पास आओ, ओ ए चिल्ड्रन, अरे ओ बच्चों, मेरे पास आओ, एंड विस्पर इन माई ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? कान। तो मेरे कान में चुपके से बताओ, धीरे से बताओ। कवि कहता है कि ऐ बच्चों, मेरे पास आओ और मेरे कान में धीरे से बताओ, चुपके से बताओ। क्या बताओ? कि व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड आर सिंगिंग। क्या पक्षी और हवाएं गा रही हैं। क्या वर्ड्स मतलब हो गया पक्षी, और विंड यानी क्या हो गया? हवा। तो कवि मानता है कि बच्चे ही हैं जिन्हें पता है कि पक्षी और हवाएं क्या गुनगुनाती हैं, क्या गाती हैं, क्या कहती हैं। तो कवि कहता है कि अरे बच्चों, मेरे पास आओ, एंड विस्पर इन माई ईयर, मेरे कान में धीरे से बताओ, चुपके से बताओ। क्या बताओ? कि व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड आर सिंगिंग। क्या गा रहे हैं पक्षी और हवाएं? क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हैं? सिंगिंग मतलब क्या होता है? गाना। तो क्या गा रहे हैं पक्षी और हवाएं? आए बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे कान में चुपके से धीरे से बताओ कि ये पक्षी और ये हवाएं क्या गा रही हैं। इन योर सनी एटमॉस्फियर, इन योर सनी एटमॉस्फियर। सनी एटमॉस्फियर मतलब होता है क्या? सुनहरा वातावरण। बच्चों का जो वातावरण होता है, जो उनका जो संसार होता है, बच्चों का एक संसार होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सनी एटमॉस्फियर, सुनहरा वातावरण, धूप खिली हुई वातावरण उसे बोलते हैं। तो कवि कहता है कि कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन, मेरे पास आओ, अरे ओ बच्चों, और मेरे कान में धीरे से चुपके से बताओ। क्या बताओ? कि ये पक्षी और ये हवाएं क्या गा रही हैं। ये पक्षी और हवाएं क्या गा रही हैं? इन योर सनी एटमॉस्फियर, तुम्हारे इस सुनहरे वातावरण में, इस धूप खिले वातावरण में, आइए बच्चों, हम इसका पांचवा स्टेंजा समझते हैं कि फॉर व्हाट आर ऑल अवर कंट्रीबिंग्स। अब इस पूरे स्टेंजा में आपको भाव समझना है। इसका सीधा सीधा आप अर्थ मत समझिएगा, भाव समझेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आएगा। फॉर व्हाट आर ऑल अवर कंट्रीबिंग्स, यहां पे एक शब्द आया है कंट्रीबिंग्स। इस शब्द को आप समझिए, इसका मतलब आविष्कार, खोज या चतुर योजनाएं होता है। कंट्रीबिंग्स मतलब क्या होता है? चतुर योजनाएं होता है। इसका मतलब आविष्कार होता है, खोज होता है, किसी नई चीज को खोजना होता है। एंड द विजडम, विजडम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, ज्ञान, ऑफ अवर बुक्स, किताबों का, हमारी किताबों का। तो फॉर व्हाट ऑल अवर कंट्रीबिंग्स,
कवि कहते हैं कि हमारी सभी चतुर योजनाएं, हमारे सभी आविष्कार, हमारी सभी खोजें, हमारे सभी नए विचार एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स, और हमारी किताबों का ज्ञान, हमारी किताबों की बुद्धिमत्ता, हमारी किताबों की बुद्धिमानी, व्हेन कंपेयर्ड विथ योर कैरेसेस। व्हेन मतलब जब, कंपेयर्ड मतलब होता है क्या, तुलना करना। कंपेयर्ड मतलब क्या होता है, तुलना करना। विथ मतलब से, योर कैरेसेस, योर मतलब तुम्हारे, कैरेसेस मतलब क्या होता है, कोमल स्पर्श। जो बच्चों का जेंटल टच होता है, अर्थात जो उनकी क्या नाम है, उनका जो प्यार भरा चुंबन होता है, उनका जो दुलार होता है, प्यार होता है जो बच्चों का, उसे अपन क्या बोलते हैं, कैरेसेस। मर्म स्पर्श, कोमल स्पर्श उसको बोलते हैं, कैरेसेस को। तो जब मैं तुलना करता हूं तुम्हारे कोमल स्पर्श की, तुम्हारे प्यार भरे चुंबन की, किससे करता हूं, अपनी चतुर योजनाओं से, या किताबों का, विजडम ऑफ अवर बुक्स, अपनी किताबों के ज्ञान से, अपनी किताबों की बुद्धिमानी से, अपनी किताबों की बुद्धिमत्ता से, और अपनी चतुर योजनाओं से जब मैं तुलना करता हूं, किसकी, तुम्हारे कोमल स्पर्श की। When compared, जब मैं तुलना करता हूं किससे, तुम्हारे कोमल स्पर्श से। बच्चों, तुम्हारे कोमल स्पर्श से जब मैं तुलना करता हूं अपनी चतुर योजनाओं की या किताबों के ज्ञान की। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, ग्लैडनेस, ग्लैड मतलब प्रसन्न हो गया, और ग्लैडनेस यानी हो गया प्रसन्नता। ऑफ योर लुक्स यानी तुम्हारे चेहरे की। तो कवि कहता है कि जब मैं तुम्हारे सुंदरतम चेहरे की, प्रसन्न चेहरे की, प्रसन्न चित्त चेहरे की, और तुम्हारे कोमल स्पर्श की, तुम्हारे लाड प्यार दुलार की तुलना जब मैं अपनी चतुर योजनाओं से और किताबों के ज्ञान से करता हूं, तो मुझे महसूस होता है, मुझे पता चलता है कि ये तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तो आइए बच्चों, इस चिल्ड्रन कविता का अंतिम स्टेंजा जानते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्टेंजा है और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कवि S.W. लॉन्गफेलो ने। तो आइए उसको पढ़ते हैं कि ए आर बेटर, मैंने आपको अभी बताया ए जो शब्द है यह साहित्यिक शब्द है, इसका मतलब यू या तुम होता है, कि ए आर बेटर, बेटर मतलब क्या होता है, अधिक अच्छा, देन मतलब की तुलना में, ऑल द बलाड्स, यहां एक शब्द आया है बलाड्स, बलाड्स का मतलब होता है गाथाएं, वे कविताएं जिसमें कथाएं छुपी हों उन्हें गाथाएं कहा जाता है। जो ऐतिहासिक गीत होते हैं जिनमें एक कथा छिपी होती है, एक इतिहास छुपा होता है, उन्हें बलाड्स कहा जाता है, अर्थात गाथाएं। तो ए आर बेटर, तुम हो अधिक अच्छे की तुलना में, ऑल द बलाड्स यानी सभी उन गाथाओं से, दैट एवर वेयर संग आर सेड, दैट मतलब जो कि, एवर मतलब कभी भी, वेयर मतलब थे, संग मतलब गाई गई, आर सेड यानी कही गई। तुम उन सभी गाथाओं से, उन कथा कविताओं से अधिक अच्छे हो जो कभी भूतकाल में या पहले कभी वो गाई गई या कही गई थी। कवि ने इस स्टेंजा में बच्चों का अत्यधिक महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि ऐ बच्चों, ये ए का मतलब तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, अधिक अच्छे हो। किससे अच्छे हो? उन सभी गाथाओं से, उन सभी कथा कविताओं से, दैट एवर जो कभी गाई या कही गई थी, उन सभी गाथाओं से जो कभी भूतकाल में पहले कभी गाई या कही गई थी, उन सभी कविताओं से, उन सभी गाथाओं से तुम अधिक अच्छे हो। फॉर ए आर लिविंग पोएम्स,
बहुत ही सुंदर लाइन है कि फॉर ए आर लिविंग पोएम्स। ये मतलब क्या होता है? तुम, क्योंकि तुम आर लिविंग पोएम्स, तुम तो जिंदा जीवित कविताएं हो। कवि बच्चों को कहता है तुम जिंदा जीवित कविताएं हो। एंड ऑल द रेस्ट ऑल डेड, और बाकी सभी तुम्हारे आगे, ये जो गाथाएं हैं, ये जो कथा कविताएं हैं, बाकी सभी तुम्हारे आगे मृत के समान हैं, मृत प्राय हैं। तुम तो जिंदा कविताएं हो। तो इसे समझते हैं इस स्टैंजा को कि ए आर बेटर देन ऑल द बलार्स। तुम अधिक अच्छे हो, तुम सबसे बेहतर हो उन सभी गाथाओं और कथा कविताओं से जो कभी भूतकाल में गाई या कही गई थी। क्योंकि फॉर ए आर लिविंग पोएम्स, लिविंग पोएम्स मतलब होता है जीवित कविताएं। ए मतलब तुम, आर मतलब है। तुम तो क्या हो? तुम तो जीवित कविताएं हो। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ ऑल डेड, और बाकी शेष तुम्हारे आगे मृत हैं, मरी हुई हैं, मरे के समान हैं। तुम ही संसार में जीवित कविताएं हो। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने लेसन 4 कक्षा 10वीं का लेसन 4 चिल्ड्रन जाना। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो महान कवि एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने लिखी। इसमें बच्चों को उन्होंने पूरा महत्व बताया कि बच्चे वो सुहानी सुबह हैं जो पूर्व की खिड़कियों को खोलते हैं, उजाले की ओर ले जाते हैं, जो उनकी मुस्कुराहट को देख ले, जो उनके कोमल स्पर्श को महसूस कर ले, छू ले, तो अपने जीवन की सभी चिंताओं को, समस्याओं को भूल जाता है। ऐसी कविता थी हमारी चिल्ड्रन। बड़े ही मन से कविता को आप सुनिएगा। पूरी कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपको अच्छी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप भी तो बच्चे हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह लेसन 4 चिल्ड्रन पढ़ा एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। अगर मेरी ये कविता आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब करिए,